स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं कौन कौन से भील, गौड़, कोल, सहरिया, बैगा, भारिया और कोरकू, इन 7 जनजातियों का हमने क्रमबद्ध अध्ययन किया था। जो आज की क्लास है इसी क्रम में अंगली जनजाति अर्थात ओरांव जनजाति के बारे में है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन पहले जो 7 जनजातियों का हमने बारी बारी से अध्ययन किया है उनके बारे में पढ़ें, फिर उसके पश्चात ही अन्य जो क्रम में क्लासेस चल रही हैं उनका अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं ओरांव जनजाति के बारे में। सबसे पहले ये देखिए कि जो ये 7 जनजातियां हैं मध्य प्रदेश के किसी एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें कोल जनजाति की, तो कोल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? विंध्याचल वाले क्षेत्र में। और यदि बात करें भील जनजाति की तो यह मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। गौड़ जनजाति तो मंडला ढिंडोरी वाले फिक्स क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी तरह से जो अन्य जातियां हैं, कोई सतपुड़ा के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कोई नर्मदा नदी के किनारे निवास करती हैं। इस तरह से किसी एक विशेष क्षेत्र में निवास करती हैं। लेकिन जो ओरांव जनजाति है वो किसी विशेष क्षेत्र में ना रहकर मध्य प्रदेश में छुटपुट मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। तो चलिए इस जनजाति के बारे में बहुत सारी रोचक बातें जानने का प्रयास करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से ये छोटी छोटी जनजातियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ओरांव जनजाति के बारे में। सबसे पहले परिचय देखिए। ओरांव जनजाति है वो द्रविड़ियन परिवार की जनजाति है, अर्थात यह जनजाति द्रविड़ियन जनजातीय समूह का प्रतिनिधित्व करती है। इसी कारण से इनकी जो बोली है वो कौन सी है? कुरुख। जो कुरुख बोली है वो द्रविड़ भाषा परिवार से ही संबंधित रखती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज इन्हें कुरुख भी कहा जाता है। कुरुख अर्थात किसान, तो यह स्वयं को धांगड़ या धनिका किसान भी कहते हैं। इन्हें धांगड़ या धनिका किसान भी कहा जाता है। इसी कारण से इनकी जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? धनका, धांगड़ और कौड़ा। उन्हीं के नाम पर इनकी अन्य जो 3 उपजातियां हैं धांगड़, धनका और कोड़ा, वो भी इन्हीं के नामों पर इनके उपजातियों का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो छुटपुट मात्रा में पाई जाती हैं तो किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं। अधिकांशतः ये लोग जो बड़े शहर होते हैं उनके जो बाहरी इलाके होते हैं वहां पर निवास करते हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर जो प्रमुख शहर हैं इनके बाहरी इलाकों में अर्थात भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बड़वानी, नरसिंहपुर और अनूपपुर शहडोल, इन वाले क्षेत्रों में यह विशेष रूप से निवास करते हैं। यह हो गया इनका निवास क्षेत्र। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक संरचना की। सामाजिक संरचना अर्थात इनमें जो समाज होता है वो होता है पितृसत्तात्मक, क्योंकि जितनी भी जनजातियां हैं कैसी हैं? संयुक्त परिवार में निवास करती हैं और पितृसत्तात्मक समाज होता है। तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। घर के जो निर्णय लेगा वो घर का बुजुर्ग मुखिया द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा इनमें पंचायतनी व्यवस्था लागू है, अर्थात इनका जो गांव होता है उसे बोला जाता है परहा। गांव का जो समूह होता है उसे कहा जाएगा परहा, और उसमें होते हैं गांव का पंच। तो गांव का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं महतो। पहली बात याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न आ चुका है। गांव का प्रमुख होता है, गांव का मुखिया होता है, उसे बोलते हैं महतो। गांव का जो पुजारी होता है उसे कहा जाता है बैगा। बैगा या पुरोहित या पंडा, मैंने तीनों शब्द एक ही मायनों में बताए हुए थे। तो बैगा पुजारी को बोलते हैं, गांव का मुखिया होगा उसे बोला जाता है महतो। तो जो गांव का मुखिया होगा उसके अलावा यहाँ पर जो पंचायतनी व्यवस्था होगी, 5 पंच होंगे, उन्हें बोला जाता है परहा पंच। परहा पंच में जो सबसे प्रमुख होगा वो कहलाएगा राजा गांव। गांव का जो राजा होगा, प्रमुख होगा, उसे उपाधि दी जाती थी राजा गांव की। उसके पश्चात लिपिक ग्राम, कोटवार, दीवान ग्राम, प्रजा ग्राम। राजा गांव प्रमुख होता था। पानरे गांव या लिपिक ग्राम जो लिखा पढ़ी का कार्य करते हैं, तो पानरे गांव या लिपिक ग्राम, कोटवार ग्राम, दीवान ग्राम और प्रजा गांव, यह परहा पंच थे। अर्थात पंचायत के जो 5 सदस्य होते हैं उसमें राजा गांव, पानरे गांव, कोटवार ग्राम, दीवान ग्राम और प्रजा ग्राम। प्रजा गांव अर्थात जो सबसे निचले स्तर पर होते थे उन्हें प्रजा गांव बोला जाता था, या हम कहें जो गांव की प्रजा से सीधे तौर पर संबंधित होते थे उन्हें बोला जाता था प्रजा गांव। ठीक है, अब बात करें इनके पहनावे की, तो जो पुरुष वर्ग होता है एक विशेष तरह के कमीज लुंगी पहनते हैं, उन्हें बोला जाता है करया। उनके पहनावे को क्या बोला जाता है? पुरुषों के उसे बोला जाता है करया। और महिलाएं जो विशेष तरह की साड़ी लपेट कर पहनती हैं उसे बोला जाता है पारिया। करया और पारिया।
याद रखिएगा, ठीक है। परी क्या पहनेगी? पारिया, मतलब महिलाएं क्या पहनेंगी? पारिया, और जो पुरुष हो गए वो पहनेंगे करया, ठीक है। अब इनमें एक होता है युवाग्रह। मैंने बताया था कि जैसे अन्य जनजातियों में एक घोटुल होता है, गौंड में क्या होते हैं? घोटुल, और एक अन्य जनजाति में क्या होता है? रंगभंग। इसी तरह से इनमें भी एक युवाग्रह होता है जहां पर यौन शिक्षा दी जाती है और विवाह से पूर्व प्रणय प्रसंग बनाने का उन्हें अधिकार दिया जाता है, अनुमति होती है। तो ओरांव जनजाति के जो युवाग्रह होते हैं उन्हें एक विशेष नाम दिया गया है, उसे बोला जाता है धूमकरिया। क्या बोला जाता है? धूमकरिया। कहीं कहीं पे धमकरिया भी लिखा है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो धूमकरिया है। तो याद रखिएगा कि इस जनजाति के युवाग्रह को क्या बोला जाता है? धूमकरिया। यह प्रश्न आ चुका है कि उरांव जनजाति का जो युवाग्रह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो है धूमकरिया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की, अर्थात इनका जो आर्थिक जीवन होता है वो किन चीजों पर निर्भर करता है। जितनी भी जनजातियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं स्थानांतरित कृषि या झूमी कृषि करती हैं, लेकिन जो उरांव जनजाति है वो इन सब से अलग स्थायी कृषि करती है। स्थायी कृषि अर्थात इनका एक गांव होगा, वहीं पर रहेंगे और वहीं पर एक अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करेंगे, उसे स्थायी कृषि कहा जाएगा। तो कृषि जो होगी उसमें यदि उपजाऊ भूमि पर की जा रही है तो उसे बोला जाता है दौन। उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता है? दौन। और जो बंजर भूमि होती है उसे बोला जाता है तनी। अर्थात जो पहाड़ी इलाके होते हैं, शहर के जो बाहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर ये लोग रहते हैं, तो वहां पर बंजर भूमि भी होती है और उपजाऊ भूमि भी होती है। तो उपजाऊ भूमि को कहा जाता है दौन और जो बंजर भूमि होती है उसे कहा जाता है तनी, ठीक है। ये दोनों शब्द याद रखिएगा, दौन और तनी। अब इनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कैसी हैं? हिंदुओं के समान ही, रीति रिवाज भी हिंदुओं के समान, लेकिन इनकी एक प्रमुख देवता है, उन्हें बोला गया है धर्मेश। धर्मेश इनके प्रमुख देवता है जो भगवान सूर्य देव का ही एक रूप है। धर्मेश किसका रूप है? सूर्य देव का। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं धर्मेश, और इनकी जो देवी हैं वो है सरना देवी। यह इन दोनों की पूजा करते हैं, सरना देवी और धर्मेश। यह प्रश्न भी आ चुका है कि उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन से हैं? वो है धर्मेश। सूर्य देवता का ही एक रूप है, उन्हें कहा गया धर्मेश। याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी संस्कृति की, अर्थात इनमें विवाह की प्रथाएं कौन कौन सी प्रचलित हैं। इनमें जो विवाह की प्रथाएं हैं वो 3 तरह की प्रथाएं हैं। एक सबसे जो प्रमुख है वो है ढुकू विवाह। ढुकू का अर्थ ये होता है यदि लड़की जाकर अपने जो लड़का है पसंद वाला उसके घर पर जाकर रहने लगे या बैठ जाए, ऐसा माना जाता है। ढुकू का अर्थ होता है बैठना। तो यदि लड़की लड़के के घर जाकर बैठ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उनके बीच आपसी प्रेरणा है, इसी कारण से उनकी शादी संपन्न कराई जाती है। इसके अलावा जो अन्य विवाह की प्रथाएं हैं वो है बंदे विवाह और बंधवो विवाह। ये भी इनमें विवाह की प्रचलित प्रमुख परंपराएं हैं। विवाह के समय एक विशेष गीत गाया जाता है, उसे बोला जाता है डोमकच। क्या बोला जाता है? डोमकच। यह विवाह के अवसर पर उरांव जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख गीत है। डोमकच इनके द्वारा गाया जाने वाला विवाह के अवसर पर प्रमुख गीत है। जो विवाह की प्रथाएं होंगी, ढुकू विवाह, बंदे विवाह, बंधवो विवाह, यह उनकी विवाह की जो प्रचलित प्रथाएं हैं वो हैं। अब बात करते हैं इनमें प्रचलित प्रमुख नृत्यों की। तो जो नृत्य है वो है सरहोल नृत्य। सरहोल इनका प्रमुख नृत्य है। सरहोल, गुड़िया, डंडा और कर्मा, यह इनके प्रमुख नृत्य हैं और इन्हीं के आधार पर इनके पर्व मनाए जाते हैं। अर्थात पर्वों पर विशेष नृत्यों का आयोजन किया जाएगा। जैसे खुदी पर्व होता है तो उस अवसर पर सरहोल नामक नृत्य को किया जाता है। किस पर्व पर? खुदी पर्व पर, या उसे सरहोल पर्व भी कहा जाता है। सरहोल पर्व पर सरहोल नृत्य भी किया जाता है, इसे खुदी पर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा है झिझिया और फागु। सरहोल पर्व, फागु पर्व और झिझिया पर्व। जो फागु पर्व होता है वो शिकार के समय, शिकार करने के दौरान यह विशेष रूप से पर्व मनाया जाता है। अर्थात हम ये कहें कि फागु पर्व पर, फागु उत्सव पर शिकार किया जाता है, तो शिकार के समय जिस पर्व को मनाया जाता है वो कहा जाता है फागु पर्व, और जो प्रमुख पर्व है वो है खुदी पर्व, उसी को बोला जाता है सरहोल पर्व। उसी समय सरहोल नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई उरांव जनजाति के बारे में प्रमुख बातें। और जो अगली क्लास है उसमें वंजारा जनजाति के बारे में इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज तैयार की गई है।
तो जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो उससे संबंधित संपूर्ण प्रश्नों को प्रारंभ किया जाएगा और आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें।